हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था लीजेस के बारे में। IFRS 16 हमने शुरू किया था। अब इसके बाद हमने इसी को कंटिन्यू करना है। देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आपने लीजेस के रिगार्डिंग 2 कंपोनेंट्स जो हैं वो अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करने हैं। कौन कौन से? एक तो फर्स्ट है आपका ROU एसेट, ठीक है, और नेक्स्ट दूसरा क्या है? दूसरा है आपका लीज लायबिलिटी। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे रहेगी, आप इसको सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एंड इनिशियल मेजरमेंट इसकी कैसे करोगे, ये सब ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था। अब इसके कुछ पार्ट्स आगे डिस्कस करते हैं। देखो, अब हम किसकी अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं? अभी हम लेसी की अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो लेसी की अकाउंटिंग के केस में अगर सेपरेट कंपोनेंट्स होंगे, सेपरेट कंपोनेंट्स मतलब बाय नेचर कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऐसा है जिसमें लीज कंपोनेंट भी है और नॉन लीज कंपोनेंट भी है, तो देन उस केस में आप क्या करोगे? लीज कंपोनेंट कैसे क्लासिफाई होगा और नॉन लीज कंपोनेंट जो है वो क्लासिफाई होगा, ठीक है। बात करते हैं। अब देखो, अगर लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट है, इफ यू कैन आइडेंटिफाई लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेटली, देन इट इज रिकमेंडेड, स्टैंडर्ड आपका रिकमेंड करता है कि आप दोनों पार्ट्स को, लीज को और नॉन लीज कंपोनेंट को सेपरेटली आइडेंटिफाई करो, सेपरेटली रिकॉग्नाइज करो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो या नहीं करना चाहते हो, तो उस केस में आप इसको एज अ कंबाइन सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो रिकॉग्नाइज, ठीक है। तो देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट में कंटेन अ लीज कंपोनेंट और अ नॉन लीज कंपोनेंट unless an entity chooses otherwise. The consideration in the contract should be allocated to each component based on standalone selling price of the component. Ma'am, if we choose to recognize this lease component and non-lease component separately, then हमें जो वो allocation करनी है, क्योंकि देखो हमारे पास जो प्राइस होगा वो तो एक ही होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया, मैंने एक कंप्यूटर लीज पर लिया, ठीक है। तो अब कंप्यूटर के साथ मैंने कंप्यूटर लीज पे लिया, साथ के साथ उसको मेंटेन करने का जो खर्चा है वो भी मेरा होगा। तो अब इसके लिए जो टोटल मैंने उसको लीज पे की, अमाउंट पे की, लीज पेमेंट्स की, वो 16,000 की। तो अब ये 16,000 को हमने किस तरह से सेपरेटली एलोकेट करना है, तो उसका जो क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। आपको स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस के बेसिस पे सेपरेटली आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। Entities can, if they prefer, choose to account for the lease and non-lease component separately. अब जैसा कि मैंने आपको बताया, आप सिंगल लीज में भी आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। This decision must be made for each class of ROU asset. हर क्लास के लिए ROU asset जो आप लोग लीज पर ले रहे हो उसके लिए आपको ये डिसीजन लेना है। However, this choice would increase the lease liability recorded at the inception of the lease. अब obviously देखो, आपकी लीज पे, अब जैसा कि मैंने आपको कंप्यूटर का एग्जांपल दिया, आप एक कंप्यूटर लीज पर ले रहे हो, साथ में उसकी मेंटेनेंस का खर्चा भी उठा रहे हो, तो अब यहाँ पर आपका जो प्राइस चार्ज होगा वो एक नहीं होगा, वो दो के लिए होगा, है ना। तो दैट्स वाई आपका लीज लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी एट द डेट ऑफ इंसेप्शन। जो हम प्रेजेंट वैल्यू पे लेकर आते हैं ना, वो इंक्रीज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ने आपको दोनों चॉइसेस दे दी। यू कैन आइदर रिकॉग्नाइज लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट सेपरेटली, और यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन रिकॉग्नाइज इट एज अ सिंगल लीज कंपोनेंट। अब इलस्ट्रेशन 1 की बात करते हैं। देखो, ऑन 1 जनवरी 2001 स्विश एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू लीज अ क्रेन फॉर 3 years. The lessor agrees to maintain the crane during the 3-year period. The total contract is 1,80,000. 3 साल के लिए मैंने ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है और 1,80,000 की कॉस्ट पर रिकॉग्नाइज किया है। Swish must pay 60,000 each year. Okay, so ये 1,80,000 किस तरह से डिवाइड होगा? 60,000, 60,000 and 60,000, ठीक है। With payments commencing on 31st December. Okay, जो पेमेंट्स हैं वो लास्ट में जा रही हैं। Swish accounts for non-lease component separately from leases. ठीक है, उसने separately recognize करना है lease component and non-lease component. If contract separated separately, it has been determined that standalone selling price. अब देखो standalone selling price के बारे में मैंने आप लोगों को IFRS 15 में बताया हुआ है
स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, अगर वो पर्टिकुलर थिंग हम स्टैंड अलोन सेल करें, सिर्फ वो पर्टिकुलर थिंग सेल करें, तो उसका प्राइस कितना होगा। ठीक है, तो स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस क्रेन का कितना है 1,60,000 और स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस मेंटेनेंस सर्विसेज का कितना है 40,000। यानी कि अब आपको क्या करना है, ये जो 60,000 है ये आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। फर्स्ट वन इज फॉर क्रेन एंड सेकेंड वन इज फॉर मेंटेनेंस सर्विसेज। अब आप वो किस तरह से डिवाइड करोगे, देखो आपको पॉलिसी बता दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की। पॉलिसी क्या है कि आपको नॉन लीज कंपोनेंट और लीज कंपोनेंट सेपरेटली रिकॉग्नाइज करना है। अब इस केस में अब यहाँ पर आप लोग किस तरह से रिकॉग्नाइज करोगे, लीज ऑफ द क्रेन। देखो मैंने आपको क्या बोला, आपने 60,000 को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट करना है ना। तो 60,000 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, ठीक है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। देखो टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है 1,60,000 क्रेन का, 40,000 आपका मेंटेनेंस सर्विसेज, यानी कि टोटल स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस जो है वो $2,00,000 का है। तो अब इस केस में 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 1,60,000 फॉर क्रेन है ना, और डिवाइडेड बाय टोटल 2 लाख, ये किसका हो जाएगा, ये क्रेन का स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सिमिलरली आपका मेंटेनेंस सर्विसेज, अब मेंटेनेंस सर्विसेज को भी देना ना, एलोकेट करना है अपने स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस। तो अगेन ये 60,000 में से ही एलोकेट होगा। कैसे एलोकेट होगा, स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस कितना है मेंटेनेंस सर्विसेज का 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये हो जाएगा आपका मेंटेनेंस सर्विसेज का स्टैंड अलोन, यानी कि 48,000 एंड 12,000 में ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है मैम, इसका मतलब ये जो 60,000 की हम टोटल पेमेंट कर रहे हैं, आप कह रहे हो 48,000 इज फॉर क्रेन एंड 12,000 इज फॉर मेंटेनेंस सर्विसेज। यस, तो हमने इस तरह से इसको एलोकेट किया। अब देखो हम ये लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। सो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल क्रेन तो आपका लीज कंपोनेंट है ना, तो जो क्रेन आपका लीज कंपोनेंट है ये वैसे ही रिकॉग्नाइज होगा जैसे आपने IFRS 16 में पढ़ा है। मतलब आप लीज पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आओगे। प्रेजेंट वैल्यू पर कैसे लेके आओगे, ये आपको यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आएंगे, और जो प्रेजेंट वैल्यू पर आके हमारी जो ये वैल्यू आएगी ये क्या होगी, हमारी लीज लायबिलिटी। ये क्या होगी, हमारी लीज लायबिलिटी। मतलब इसको मैंने जो पेमेंट्स की उससे एक लायबिलिटी जनरेट की, और उस लायबिलिटी जनरेट करने की वजह से मेरे पास क्या आया, ROU एसेट, एसेट को यूज करने का राइट, दैट इज राइट ऑफ यूज एसेट। तो ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझाया था कि इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, डेबिट राइट ऑफ यूज एसेट एंड क्रेडिट लीज लायबिलिटी, ये इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैंने आपको कहा था ये क्या किया आपने, जब आपने एक वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू पर खींच कर लेके आए तो आपने उसको वाइंड किया है। अब आप उसको धीरे धीरे खोलोगे, उसको अनवाइंड करोगे। तो अनवाइंड करना मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना, और इंटरेस्ट किस रेट से चार्ज करना है, जिस रेट को जो रेट आपने यूज किया था प्रेजेंट वैल्यू पर लाने के लिए, यानी कि एट द ईयर एंड इस पे इंटरेस्ट भी लगेगा। कितना, 1,30,000 पे 6536 का इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, वर्किंग नोट 1 में ये शो किया हुआ है कैसे, ये अमोर्टाइज कॉस्ट टेबल, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आपकी इनिशियल जो लीज लायबिलिटी है वो कितनी है, 1,30,715 की, है ना। अब हम क्योंकि पेमेंट एट द ईयर एंड कर रहे हैं, ठीक है, सो देखो ये चीज मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की है। अगर आप उसको लिंक नहीं कर पा रहे हो तो इट इज रिकमेंडेड कि आप पहले लास्ट लेक्चर देखो जाके, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 जो है लीजेस का। अब इसमें क्योंकि मैं ईयर एंड पे पेमेंट कर रही हूँ तो पहले इंटरेस्ट चार्ज होगा, और इंटरेस्ट कितना चार्ज होगा, लीज लायबिलिटी का 5%। अब ये क्या हो गई आपकी टोटल लीज लायबिलिटी। टोटल लीज लायबिलिटी में क्या आ जाएगा, 1,30,000 प्लस 6536, ये आपका टोटल इंटरेस्ट हो गया। माइनस इसमें से आपने क्या कर देना, जो एवरी ईयर आप लीज पेमेंट्स कर रहे हो 48,000,
ठीक है, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो आपकी ईयर एंड पे लीज लायबिलिटी बन जाएगी 89,251। अब एक बात का हमने ध्यान रखना है कि जो हम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं दिस विल अकाउंटेड एज फाइनेंस कॉस्ट इन योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये जो पेमेंट्स हैं ये कहाँ जाएंगी, ये कैश अकाउंट में जाएंगी जो आप लोग लीज पेमेंट्स कर रहे हो 48,000 की, और ये बैलेंस शीट में आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। इस तरह से ट्रीटमेंट होगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस कॉस्ट की। देखो ये तो बात रही लीज लायबिलिटी की, तो ये उसी की जर्नल एंट्री आपको दी हुई है। मैंने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी लीज लायबिलिटी इंक्रीज की कितने से, जितना मैंने इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया, यही इंटरेस्ट चार्ज किया ना 6,536 का, तो ये मैंने इंक्रीज कर दी डेबिट फाइनेंस कॉस्ट। यहाँ पर एक मैंने क्या बुक कर दिया, एक्सपेंस बुक कर दिया, और यहाँ पर अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज कर दिया, है ना। अब उसके बाद जो इंटरेस्ट पेमेंट्स की हैं उससे लायबिलिटी क्या करनी है, डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो उससे लायबिलिटी डिक्रीज कर दी, डेबिट लीज लायबिलिटी एंड क्रेडिट कैश अकाउंट, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। अब जो ROU एसेट रिकॉग्नाइज किया, देखो लायबिलिटी का सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट तो हो गया, जो राइट ऑफ यूज एसेट रिकॉग्नाइज किया है उसको डेप्रिसिएट भी करना है। डेप्रिसिएशन का मैंने आपको क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, ये भी हमने डिस्कस किया था। डेप्रिसिएशन के केस में आपने डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो लीज टर्म और द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट विच एवर इज लोअर। अगर आपकी ओनरशिप पास नहीं हो रही, लेकिन अगर एट द एंड ऑफ द लीज टर्म हमारी ओनरशिप पास ऑन हो चुकी है, तो उस केस में यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट के हिसाब से ही आप क्या कर दोगे, उसको डेप्रिसिएट कर दोगे। तो इसका मतलब आपका डेप्रिसिएशन कितना है, लीज टर्म कितना है, यूजफुल लाइफ के बारे में तो कोई बात हो नहीं रही है, तो लीज टर्म कितना है 1,30,715 डिवाइडेड बाय 3, तो ये इससे आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज हो जाएगी, ठीक है। तो लीज कंपोनेंट का जो ट्रीटमेंट है वो तो हमने देख लिया, वो टोटली IFRS 16 पर बेस्ड है। अब बात करते हैं मैम, हमने 60,000 में से 48,000 का ट्रीटमेंट तो देख लिया, मेंटेनेंस का 12,000 उसका क्या किया, उसको आप क्या करोगे, द कॉस्ट ऑफ 1 ईयर्स मेंटेनेंस विल बी एक्सपेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे, डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश। देखो ये जो 12,000 है ना, ये यहाँ पर आप जो बाइफरकेट कर रहे हो इसको, ये 1 ईयर का है, 60,000 1 ईयर की पेमेंट है ना, तो ये 1 ईयर का है। अब हर एक साल मेंटेनेंस की ये एंट्री देती जाएगी। IFRS 15 क्या कहता था, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाइड ओवर टाइम, उसी के जैसा ही है ये कॉन्सेप्ट। वो तो नहीं लग रहा, IFRS 15 तो नहीं लग रहा, लेकिन ओवर द टाइम जो हम सर्विसेज देते हैं उसका हम कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे जैसे सर्विसेज देते जा रहे हो वैसे वैसे। तो दैट्स वाई जैसे जैसे आपकी मेंटेनेंस सर्विसेज ड्यू होती जाएंगी, आप ये एंट्री क्या करते जाओगे, पास करते जाओगे, ठीक है। डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड क्रेडिट कैश। मतलब मैंने इस पूरे क्वेश्चन में जो लीज कंपोनेंट था 48,000 का, उसका क्या किया मैंने, लीज लायबिलिटी और ROU एसेट रिकॉग्नाइज कर दिया जैसा कि IFRS 16 कहता है। दूसरा 12,000 का मैंने क्या किया, 12,000 को एक्सपेंस्ड ऑफ कर दिया एज इट इज इनकर्ड, एक्सपेंस्ड ऑफ एज इट इज इनकर्ड, ठीक है। चलो अब उसके बाद ये तो बात रही लीज कंपोनेंट एंड नॉन लीज कंपोनेंट की। मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मेरी लीज लायबिलिटी बाद में जाके चेंज हो जाए, लीज कॉन्ट्रैक्ट में कुछ चेंजेस आ जाए, है ना। रीअसेसिंग द लीज लायबिलिटी, इसमें अब क्या दिया हुआ है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक बार हमने एंटर कर लिया, अब उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अब वो चेंजेस हो रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारी लीज लायबिलिटी में भी चेंजेस आ सकते हैं और ROU एसेट में भी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब इनिशियली लेट्स से सपोज करो मैंने लीज पेमेंट $10,000 की थी, एनुअली लीज पेमेंट जो थी वो $10,000 की थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब लीज पेमेंट इंक्रीज हो गई और वो $12,000 की हो गई। तो अब इस केस में ये जो चेंज हो रहा है उस केस में आपकी लीज लायबिलिटी भी चेंज होगी और ROU एसेट भी चेंज होगा, और इस चेंज को कैसे करना है, मतलब रीअसेस कैसे करना है, ये हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इफ चेंजेस टू लीज पेमेंट अकर देन द लीज लायबिलिटी मस्ट बी रिकैलकुलेटेड एंड इट्स कैरिंग अमाउंट एडजस्टेड, और उसकी कैरिंग अमाउंट एडजस्ट होगी। A corresponding adjustment is posted against the carrying amount of the ROU asset, और ये जो एडजस्टमेंट है वो आपकी ROU एसेट में भी इफेक्ट जाएगा। अभी अंडरस्टैंडिंग 5 के थ्रू हम लोग देखेंगे।
IFRS 16 says that lease liability should be recalculated using a revised discount rate. आप lease liability दोबारा से कैलकुलेट करोगे चेंजेस इनकॉर्पोरेट करके उसमें, ठीक है. आइदर लीज टर्म में चेंज होगा या एंटिटीज असेसमेंट ऑफ ऑप्शन टू परचेज द अंडरलाइंग एसेट, या ऐसा हो सकता है कि मैंने एट द इंसेप्शन ऑफ लीज ये लिया हो कि मैं एसेट को परचेज नहीं करूंगी, लेकिन जब मैंने एसेट को यूज किया कुछ टाइम मुझे लगा नहीं मुझे ये ऑप्शन अवेल कर लेना चाहिए, तो उसका भी चेंज. द रिवाइज्ड डिस्काउंट रेट शुड बी इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज फॉर द रिमाइंडर ऑफ द लीज टर्म. ठीक है. अच्छा, अब ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो आपको लीज पेमेंट्स को प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आना है वो कैसे लेकर आना है. आइदर यू कैन यूज द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, और if it is not available then borrower's incremental borrowing rate. बोरोवर मतलब लेसी का जो इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट है आप वो यूज करोगे. अंडरस्टैंडिंग 5 डिस्कस करते हैं. क्या कहते हैं, ऑन 1st of January 2001 Kingfisher enters into a 4-year lease of property with an annual lease payment of 1 million payable at the beginning of the each year. अब यहाँ पर आपकी असेसमेंट जो होगी लीज लायबिलिटी की वो चेंज हो जाएगी. देखो ये लास्ट ईयर और बिगनिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, ठीक है. अब अगर बिगनिंग ऑफ द लीज पेमेंट है तो आपका जो अमोर्टाइज कॉस्ट लीज टेबल बनता है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा. वो चेंज कैसे होगा, जो भी आपकी ब्रॉट डाउन वैल्यू होगी लीज की, ठीक है. अब इसमें आपका जो वैल्यू है वो चेंज कैसे होगी. देखो अगर आप लीज पेमेंट करते हो एंडिंग पे तो उस केस में क्या होगा, जो भी आपकी ब्रॉट डाउन वैल्यू होगी लायबिलिटी की, जिसको मैं ओपनिंग बैलेंस बोल रही हूँ, उसमें आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले इंटरेस्ट ऐड करोगे. क्यों, क्योंकि आप जो लीज पेमेंट्स दे रहे हो वो एंड पर दे रहे हो ईयर के, है ना. ठीक है, तो पहले इंटरेस्ट ऐड होगा, फिर उसमें से जो आपकी पेमेंट्स है माइनस होंगी, और ये प्लस करने के बाद ये माइनस करने के बाद जो भी आपका बैलेंस आएगा वो आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा. लेकिन अगर आप लीज पेमेंट बिगनिंग में कर रहे हो तो उस केस में क्या होगा, आपकी ओपनिंग वैल्यू आएगी और आपकी पहले पेमेंट्स डिडक्ट होंगी, क्योंकि आप लोग पेमेंट पहले कर देते हो ना, ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज होगा. ठीक है. अब इसका इफेक्ट कैसे देखना है ये हमने क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे. अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट लीज पेमेंट्स विल इंक्रीज एवरी ईयर ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स. ओके, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेसिस पे आपकी लीज पेमेंट हर साल इंक्रीज होने वाली है. कितने, फॉर प्रीसीडिंग 12 मंथ्स. अभी जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चल रहा है वो कितना चल रहा है, 125 का चल रहा है. द इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट जो है वो अब डिटर्मिनेबल नहीं है, दैट्स व्हाई इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हमने यूज कर लिया, और इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट हमारा कितना है, 5% का है. ठीक है. नेक्स्ट ईयर हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो जाता है, सेकेंड ईयर की बिगनिंग में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चेंज हो जाता है और वो 40 का हो जाता है. मतलब यहाँ पर आकर मुझे मेरी लीज जो लायबिलिटी है वो क्या करनी पड़ेगी, रीअसेस करनी पड़ेगी. अब क्वेश्चन में आपको दोनों का ट्रीटमेंट पूछा है, फर्स्ट ईयर का ट्रीटमेंट भी पूछा है और सेकेंड ईयर का ट्रीटमेंट भी पूछा है. ठीक है, तो पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट ईयर के ट्रीटमेंट के बारे में. सो ये रहा आपका अंडरस्टैंडिंग 5 का सॉल्यूशन. देखो अब फर्स्ट ईयर में क्या ट्रीटमेंट होगा, द फाइनेंस, सॉरी ये तो अंडरस्टैंडिंग 6 है ना, Kingfisher वाला केस. The first payment occurs on the commencement date, so is included in the initial cost of ROU asset. देखो जो आप लोग फर्स्ट पेमेंट कर रहे हो ना वो कमेंसमेंट डेट पर ही है. मैंने आपको बोला ना जो लीज पेमेंट्स आ रही हैं वो बिगनिंग में ही आ रही है ना, बिगनिंग ऑफ द पीरियड ही हो रही है, तो दैट्स व्हाई ROU एसेट में वो डायरेक्टली ऐड हो जाएगी. ठीक है, ROU एसेट में हम लोग कौन कौन सी पेमेंट्स ऐड करते थे, लीज लायबिलिटी, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट प्लस एनी अदर एक्सपेंसेस एट द कमेंसमेंट डेट. तो ये वो वाले पेमेंट्स हैं जो कमेंसमेंट डेट पर हुई हैं, जो हमने ये राइट एक्वायर करने के लिए इनकर की हैं, दैट्स व्हाई इट इज टू बी इंक्लूडेड. मैम विदाउट प्रेजेंट वैल्यू, हाँ ऑब्वियसली प्रेजेंट डे पर ही कर रहे हैं ना, बिगनिंग पर ही कर रहे हैं,
तो प्रेजेंट वैल्यू पर ऐड करने की क्या जरूरत है उसको। अब रिमेनिंग रह गई कितनी पेमेंट्स, 3 पेमेंट्स। देखो वैसे तो हमारा जो पीरियड है ना वो 4 ईयर का पीरियड है, बट इसमें से पहली पेमेंट हम बिगनिंग में ही कर चुके हैं। मतलब अब जो मैं प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करूंगी वो किसकी करूंगी, 3 ईयर्स की करूंगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा चेंज होगा। अब 1 मिलियन का प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए, आपकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ गई, 2.72 आ गई। अब इस केस में आपने क्या करना है आगे, देखो देखो सो आपका ROU एसेट, अब देखो ROU एसेट में एक तो वो 1 मिलियन का अमाउंट चला गया जो आप लोग बिगनिंग में करके आए हो, प्लस ये जो 2.72 मिलियन का अमाउंट आपने और इनकर करना है इन फ्यूचर, जिसको आप प्रेजेंट वैल्यू पर लेके आए हो, ये रहा। यानी कि आपका टोटल ROU एसेट कितना बनेगा, ROU एसेट की टोटल वैल्यू होगी 2.72 प्लस 1 मिलियन। ठीक है, 2.72 प्लस 1 मिलियन इक्वल्स टू 3.72 मिलियन की वैल्यू होगी ROU एसेट की। और दिस ROU एसेट इज टू बी डेप्रिसिएटेड फॉर 4 ईयर पीरियड। मैम 3 ईयर पीरियड के लिए नहीं 3 ईयर पीरियड के लिए नहीं होगा। देखो जो राइट की पेमेंट चाहे जब मर्जी करो, वो राइट आया तो 4 सालों के लिए ना आपके पास। So that's why this ROU asset is to be depreciated for 4 year period। यानी कि depreciation charge कितना लगेगा, 3.72 divided by 4, 0.93 million। और debit depreciation credit ROU asset आ जाएगा 0.93 million। अब यानी कि एट द ईयर एंड 31 दिसंबर को जब भी आपका ईयर एंड हो रहा है उस वक्त आपके पास कैरिंग अमाउंट क्या होगी ROU एसेट की, 3.72 माइनस उसमें से डेप्रीसिएशन, ये आपकी 2.79 मिलियन की आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का ROU एसेट का ट्रीटमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं लीज लायबिलिटी की। देखो तो लीज लायबिलिटी को आपने किस पे मेजर किया, 2.72 पे मेजर किया आपने, प्रेजेंट वैल्यू पर लेकर आए। अब आपने इंटरेस्ट चार्ज करना है। इंटरेस्ट कितना है, 0.14। 0.14 कैसे आया, 2.72 का 5%। ठीक है, 2.72 का 5% आप लोग करोगे, आपकी क्लोजिंग लायबिलिटी आ जाएगी। अब देखो जो बिगिनिंग में मैं 1 मिलियन की पेमेंट कर चुकी हूँ ना, वो यहाँ पर ना ही मैंने ऐड की है लीज लायबिलिटी में, ना ही मैंने ऐड किया है इंटरेस्ट कैलकुलेशन में। ठीक है, क्योंकि वो आप बिगिनिंग ऑफ द पीरियड पे कर चुके हो। देखो इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पर लगता है। ठीक है, चलो सो अब ये पार्ट कंप्लीट हुआ। तो आपकी जो लीज लायबिलिटी है वो तो फाइनेंस कॉस्ट हो जाएगा, डेबिट फाइनेंस कॉस्ट एंड क्रेडिट लीज लायबिलिटी 0.14 से। ठीक है, अब सेकेंड ईयर में क्या चेंज होगा, देखो तो सेकेंड ईयर में फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो ROU एसेट है उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी कैलकुलेट की हमने, ROU एसेट की कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट की है हमने 2.79 मिलियन, है ना, 2.79 मिलियन। ठीक है, और लीज लायबिलिटी की कैरिंग अमाउंट कितनी कैलकुलेट की है, 2.86 मिलियन। ये रहा 2.86 मिलियन। तो ये मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे ये काम आने वाला है, 2.86 मिलियन। अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एज पर क्वेश्चन पहले 125 था, अब 140 है। ये जो 1 मिलियन की आपको लीज पेमेंट्स बताई गई हैं, ये किसके अकॉर्डिंग बताई गई हैं, 125 के अकॉर्डिंग। और मुझे किसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करनी है, 140। तो पहली बात तो मेरी रीकैलकुलेटेड जो लीज पेमेंट्स होंगी वो कितनी होंगी, 1 मिलियन फॉर 125 है। इसका मतलब 140 के लिए कितना होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाय 140 डिवाइडेड बाय 125। सिंपल यूनिटरी मेथड। अब मेरी जो लीज पेमेंट्स होने वाली हैं वो 1.12 मिलियन की होने वाली हैं। अब एक बात का ध्यान दो कि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। मतलब ये जो चेंज आ गया ना, एट द बिगिनिंग में ही आ गया। इसका मतलब जो आपकी लीज लायबिलिटी रीअसेस होगी ना, वो 3 सालों की ही होगी, क्योंकि थर्ड ईयर की बिगिनिंग में ही चेंज हो गया है। दैट्स वाई अगर थर्ड ईयर की एंडिंग में चेंज होता ना तो हम 2 सालों की लीज लायबिलिटी रीअसेस करते। ठीक है, तो दैट्स वाई 3 इयर्स की लीज लायबिलिटी, अगेन इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अब आपको जो लीज लायबिलिटी का बैलेंस चाहिए 3 इयर्स का,
कितना 3.21। ये क्या है, लीज लायबिलिटी का बैलेंस रिक्वायर्ड इतना होना चाहिए। और आपका अभी है कितना बैलेंस, अभी प्रेजेंट में आपका 2.86 का बैलेंस है। अभी कैलकुलेट किया ना, कैरिंग अमाउंट बताई ना मैंने, मतलब यू आर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज योर लीज लायबिलिटी बाय 0.35 मिलियन। मैम हाउ, देखो 3.21 का बैलेंस आपको चाहिए, 2.86 का बैलेंस ऑलरेडी है, माइनस कर दो 0.35 मिलियन आ जाएगा। यानी कि अब आप क्या करोगे, अपनी लीज लायबिलिटी भी इंक्रीज कर दोगे इस अमाउंट से और आरओयू एसेट भी इंक्रीज कर दोगे, ठीक है। और कैश पेमेंट्स नॉर्मली जैसे एंट्री डलती है वो हो जाएगी। ये टॉपिक था हमारा रीअसेसिंग द लीज लायबिलिटी। अब इसके बाद हमारी लेसी की अकाउंटिंग खत्म हो चुकी है। शॉर्ट टर्म लीज एंड लो वैल्यू लीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था आपके साथ लास्ट लेक्चर में। लेसी से रिलेटेड कुछ डिस्क्लोजर्स हैं, क्या क्या उसने डिस्क्लोजर देने हैं IFRS 16 में, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करते हो, एक तो ये बताना है डिस्क्लोजर में। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है लीज लायबिलिटीज का, शॉर्ट टर्म लीज का कितनी है, लो वैल्यू लीज कौन कौन सी है, कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है, राइट ऑफ यूज में एडिशंस तो नहीं हो रहे, कोई राइट आपका इंक्रीज तो नहीं हो रहा, कैरिंग अमाउंट कितना आरओयू एसेट का, मैच्योरिटी एनालिसिस। मैच्योरिटी एनालिसिस मतलब वो आपको पूरा टेबल दिखाना पड़ेगा जो आप लोग इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड करते हो और पेमेंट्स माइनस करते हो, ताकि जो हमारा यूजर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो समझ पाए कि आपकी लीज लायबिलिटी है कब तक चलने वाली, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लेसी की अकाउंटिंग खत्म होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे लेसर की अकाउंटिंग, ठीक है।